वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। अब हम बात करते हैं यूपीएससी सीएससी 2017 समान अध्ययन प्रथम प्रश्न पत्र की प्रश्न संख्या 4 की। यह प्रश्न है, मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशन उन्मूलन प्रक्रम में सन्निहित क्या क्या समस्याएं थीं। 150 शब्द और 10 अंक के इस प्रश्न की जो प्रमुख विशेषता है जिस पर आपको ध्यान रखना है, उसमें आपको यह ध्यान रखना है कि जो मलय प्रायद्वीप में उपनिवेशों में जो संग्राम शुरू हुआ, जो उपनिवेश थे ब्रिटेन के और खासकर फ्रांस के, ब्रिटेन के, उन उपनिवेशों में जो संग्राम शुरू हुआ, जो लड़ाई शुरू हुई, उपनिवेशों के उपनिवेशीकरण के खिलाफ जो आंदोलन शुरू हुआ, उसमें कुछ समस्याएं थीं और उन समस्याओं के संदर्भ में ही आपको बात करनी है कि इसमें क्या क्या समस्याएं थी। मूल रूप से आपको इसी पर जोर देना है, इससे ज़्यादा आपको किसी तरह से कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। तो जाहिर सी बात है, यह आपको स्पष्ट होगा कि द्वितीय विश्व युद्ध के पहले की जो स्थितियां थीं उन स्थितियों में दुनिया भर में, ऐसा नहीं कि सिर्फ भारत या भारत के आसपास के इलाके में, बल्कि दुनिया भर में जहाँ जहाँ उपनिवेश थे, जहाँ जहाँ यूरोपीय देशों के और अन्य जो विकसित देश थे, जो उपनिवेशवादी देश थे, उनके जहाँ जहाँ उपनिवेश थे वहाँ पर संघर्ष शुरू हो चुके थे। वहाँ की जनता, वहाँ के स्थानीय लोग उन संघर्षों को नेतृत्व प्रदान कर रहे थे। वहाँ का जो पढ़ा लिखा तबका था, निश्चित रूप से वह आधुनिक ज्ञान से लैस जो तबका था, जो कि निश्चित रूप से पश्चिमी या पाश्चात्य शिक्षा से सन्निहित जो तबका था, वह बिल्कुल इस तरह की मन स्थिति में था कि वह अपने देश को आज़ाद करना चाहता था। और वह वानगी आप भारत में देख ही रहे थे, गांधी के नेतृत्व में जो स्वतंत्रता आंदोलन चल रहा था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पहले ही अन्य देशों में भी और इस जिस इलाके की हम बात कर रहे हैं, मलय प्रायद्वीप के इलाके में, यहाँ भी उपनिवेश उन्मूलन के लिए पूरे प्रयास शुरू हो गए थे। तो इस पूरे संदर्भ में आपको समझना होगा और इसमें आपको वह लिखना होगा कि क्या क्या मुख्य रूप से जो समस्याएं थीं, वह समस्याएं क्या क्या आ रही थीं। और निश्चित रूप से इसमें जो मुख्य रूप से जो समस्याएं थी, एक तो था जापान का पूरा इस पूरे क्षेत्र पर जो एकाधिकार था, वह एक समस्या के रूप में था, जो इन क्षेत्रों को उनसे मुक्ति चाहिए थी। इससे के अलावा चीन में जो साम्यवाद का लगातार बढ़ता हुआ जो रुझान था, वह भी इस क्षेत्र को काफ़ी प्रभावित कर रहा था। और यहाँ पे साम्यवादी आंदोलन के जो कर्ता धर्ता थे, वह भी बड़ी तेजी से जनता के बीच में अपने आप को सक्रिय कर रहे थे। और ऐसे में ब्रिटिश जो इलाका था या ब्रिटिश का जो पूरा नियंत्रण था, वो भी काफ़ी कठोर होता जा रहा था। और उसमें एक संघर्ष जो पैदा हो रहा था, उसमें जो इन क्षेत्रों के मुक्त होने की स्थितियां थीं, वह काफ़ी कमज़ोर पड़ रही थी। तो ऐसे संदर्भ में जब इस प्रश्न को हम करेंगे तो हमें इसकी शुरुआत इस तरह से करनी चाहिए। मुझे लगता है कि 1945 में जापान की पराजय के चलते मलय प्रायद्वीप के देश बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर मुक्त हुए। लेकिन यहाँ कुछ ऐसी समस्याएं थीं जिनका समाधान जरूरी था। यानी जब जापान हार गया द्वितीय विश्व युद्ध में, उसके बाद कुछ देश जो है वह आज़ाद हुए, जिसमें बर्मा, थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर हुए। इन इलाकों का प्रबंधन कठिन था। इसमें 9 राज्य थे जिस पर सुल्तान का शासन था, मलक्का और पेनांग पर ब्रिटेन का शासन था, और एक सिंगापुर नाम से छोटा द्वीप था। यह इलाके मिश्रित जातियों से संबंधित थे। यहाँ अधिकांश मलाया और चीनी जातियाँ थीं। इसके अलावा भारतीय और यूरोपियन भी गए थे। यानी काफ़ी पहले से यूरोपीय जातियाँ रहती थीं, और भारतीय तो आप जानते ही हैं कि चोलों के साथ ही या उसके पहले से भी भारतीयों का जो व्यापारिक गतिविधियां थीं, वह इस क्षेत्र के साथ पूरा इन दक्षिण पूर्व इलाके के साथ जिस तरह से थी, वह उसके चलते वहाँ बड़े पैमाने पर भारतीय भी बसे हुए थे। और जब यूरोपीय जातियों ने अपने आप का अपना विस्तार किया, अपने आर्थिक विस्तार को तवज्जो दी, तो उसके चलते यूरोपीय जातियाँ भी थी। 1948 में फेडरेशन ऑफ मलाया के तहत राज्यों और बस्तियों का समूह बनाया गया, जिस पर केंद्र सरकार का पूर्ण नियंत्रण था तथा प्रत्येक राज्य के पास स्थानीय मामलों के लिए अपनी विधानसभा थी। चिनपेंग के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी गोरिल्ला दल का ब्रिटिश सत्ता के साथ विरोध चल रहा था और तेजी से मलाया क्षेत्र में बढ़ रहा था। यह वह समस्याएं थी जिनके चलते यह क्षेत्र काफ़ी उद्विग्न था, काफ़ी परेशान था। ब्रिटिश सत्ता ने 1948 में आपातकाल की घोषणा के द्वारा गोरिल्ला होने की शंका वाले चीनियों को विशेष सुरक्षा वाले गांवों में भेजना शुरू किया। यानी ब्रिटिश सेना ने क्या किया, ब्रिटिश सत्ता ने क्या किया, इन पूरे मलाया क्षेत्र में जिन क्षेत्रों पर ब्रिटिश सत्ता का अधिकार था,
उसने वहाँ पर जो चीनियों के साथ हमदर्दी रखने वाले लोग थे, चीनी मूल के लोग थे या चीनी गोरिल्ला गतिविधियों में शामिल होने वाले लोग थे, जो दरअसल चीन की साम्यवादी चीन का जो साम्यवादी रुझान था उसके समर्थक थे, और वह निश्चित रूप से ब्रिटिश सत्ता के लिए घातक सिद्ध हो रहे थे और उसके खिलाफ वहाँ संघर्षों को पैदा कर रहे थे। तो ब्रिटिश सत्ता ने काम क्या किया कि इन गोरिल्लाओं को, जिन पे भी शक होता था, जिन चीनियों पे भी शक होता था कि वह इस तरह की साम्यवादी गोरिल्ला गतिविधि में शामिल हैं, उनको उन्होंने कुछ गांव में इकट्ठा करना शुरू कर दिया और उनको सुरक्षा गांव में इकट्ठा करना शुरू किया, और उससे बाद उन्हें बाहर निकलने की पाबंदी लगा दी। इससे हुआ ये कि ये गोरिल्ला जब बाहर नहीं निकले तो ये बाहर निकलकर किसी भी तरह के क्रांतिकारी गतिविधियों या आतंकी गतिविधियों में या वहाँ के लोगों को प्रभावित करने में सक्षम नहीं हुए। इस तरह से इन्हें अलग कर दिया गया, जिससे स्थानीय मलाया लोग ब्रिटिश समर्थक बने रहें और चीनी साम्यवादियों को कोई सहायता नहीं मिल सके। इसके पीछे की यह स्थिति थी, और इस तरह यह पूर्ण रूप से यह वो समस्याएं थीं, और इन समस्याओं के तहत 1957 में यह क्षेत्र ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ और मलेशिया महासंघ की स्थापना 1963 में हुई। तो इस परिप्रेक्ष्य में आपको जो प्रॉब्लम लिखनी है कि उस समय की जो समस्याएं थी वह कौन कौन सी समस्याएं थी जिनका इलाज महत्वपूर्ण था। तो एक मुख्य रूप से जो मोटी समस्याएं थी कि इस इलाके का प्रबंधन कठिन था, कुछ इलाकों पे सुल्तान का शासन था, कुछ इलाकों पर ब्रिटिश सत्ता थी, कुछ इलाकों पे अराजकता की स्थिति थी, और कुछ इलाके सिंगापुर नामक जो द्वीप था उस पर ब्रिटिश सत्ता का शासन था और वह एक अलग था, लेकिन उसको पूरा प्रबंधन जो था वह किसी भी तरह से सक्षम नहीं हो पा रहा था। तो इस इलाकों का प्रबंधन यह सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ था। इसके अलावा जो मिश्रित जातियाँ थी, मलाया थी, चीनी जातियाँ थी, भारतीय और यूरोपियन थी, इनके बीच भी आपसी टकराव जो चल रहे थे, उन टकराव को रोकने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत थी। तो यह प्रबंधन भी करना काफ़ी ज़रूरी था। इसके साथ साथ इसी संदर्भ में 1948 में फेडरेशन ऑफ मलाया के तहत केंद्रों के तहत राज्यों और बस्तियों का समूह बनाया गया। इन राज्यों का एक समूह बनाया गया, इन बस्तियों का समूह बनाया गया, और जिस पर एक केंद्रीय सरकार का पूर्ण नियंत्रण रखा गया तथा प्रत्येक राज्य के पास स्थानीय मामलों में अपनी विधानसभा थी। यानी एक केंद्रीय नेतृत्व स्थापित किया गया और साथ ही राज्यों के भी अधिकार दिए गए, जिसमें स्थानीय मामलों में वह अपनी विधानसभा के जरिए वह उस पर विचार कर सकते थे। चीन बैंक के नेतृत्व में चीनी साम्यवादी जो गोरिल्ला दल था वह ब्रिटिश सत्ता के विरोध में था, और इस तरह से वह अपने आप को अपने जो विस्तार है वह काफ़ी तेज़ी से वो मलाया क्षेत्र में कर रहा था। तो उसको रोकने के लिए ब्रिटिश सत्ता ने कुछ ऐसे गांव बनाए जिनमें जिनको उन्हें शक होता था कि वह चीनी गोरिल्ला गतिविधि में शामिल हो सकते हैं। जिन चीनियों पर शक होता था उनको इकट्ठा करना शुरू किया, और इससे उन्होंने मलाया क्षेत्र का जो आम जनजीवन था उससे उनको काटने की कोशिश की। और इस तरह से 1957 में जब यह क्षेत्र ब्रिटेन से स्वतंत्र हुआ तो मलेशिया महासंघ की स्थापना 1963 में की गई। इस परिप्रेक्ष्य में ही इस प्रश्न को आपको समझना है। अगर वर्तमान की यह पहल आपको पसंद आई हो तो हमारे वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।